अच्छा, यहाँ जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो मैंने पढ़ाया था कि भाई अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग मैंने पूरी डिटेल में बात करी थी। ये आपके पास पूरा टॉपिक है। अब जो हमारे पास चीज़ आ रही है ना, वो आ रही है अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग। अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजीज पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले जो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन इस टॉपिक का या इस लेक्चर का जो स्टार्ट हो रहा है वो है हमारे पास व्हाट, या हम लिख सकते हैं अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग, ठीक है। अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है? बहुत माइनर डिफरेंस है। मैं सिंपल इन शॉर्ट अगर लिखूँ ना, इन शॉर्ट बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्या मतलब हुआ? दिस मीन्स दैट बुक कीपिंग as the name suggests means to record something in the books. It since recording is the part of bookkeeping and accounting. Hence, bookkeeping is the sub part of अकाउंटिंग, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का एक एक ब्रांच है बुक कीपिंग, ठीक है। जिसमें हम बुक कीपिंग का एक पार्ट आ रहा है या अकाउंटिंग का एक पार्ट आ रहा है रिकॉर्डिंग वाला। हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई रिकॉर्डिंग अपना अकाउंटिंग के अंदर चार चीज़ें होती हैं: रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ठीक है। तो एक रिकॉर्डिंग वाला जो पोर्शन है ना, उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अगला जो सवाल हमारे पास आ रहा है ना, वो ये मैं कॉन्सेप्चुअल वाइज क्लियर करवा रहा हूँ क्योंकि बुक में ये उसमें सवाल वैसा आता नहीं है। अंडरस्टैंडिंग के लिए भाई किसी बड़े लेवल पे जाओ तो चीज़ें समझ में पता हो कि भाई क्या चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का सिंपल मतलब ये है। कोई मेरी तरह होगा जिसको नहीं पता टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है। उसका सिंपल मतलब होता है कोई ऐसे वर्ड्स जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो उसके अंदर इस्तेमाल होंगे, उसको फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी बोलूँगा। अकाउंटिंग के अंदर कुछ वर्ड इस्तेमाल होंगे, उसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बोलूँगा। तो यहाँ पर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के अंदर हमारे पास टर्म्स लिख देता हूँ। जो इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे पास सबसे पहले आएगा एसेट्स, ठीक है। याद रखना एसेट्स, एसेट्स हो या कुछ भी चीज़ हो, हमारे पास अकाउंटिंग जो है वो 5 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। 5 चीज़ों के अलावा कुछ भी अकाउंटिंग के अंदर नहीं आती, ठीक है। वो ये है कि एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इन पाँचों के अलावा कोई भी अकाउंटिंग के अंदर चीज़ फॉल नहीं करती, ठीक है। अकाउंटिंग इससे बाहर जाती ही नहीं है। तो हम पहले पढ़ के देख लेते हैं एसेट्स है क्या। एसेट्स क्या है? एसेट्स आर द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस which are either owned or owed by the business, ठीक है। दे प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लाइक रेवेन्यू और सेल्स, ठीक है। ये वो असासे होते हैं या वो चीज़ें रिसोर्सेज होती हैं जिनके ज़रिए जो है ना आप पैसा बना सकते हो, पैसा कमा सकते हो, फ्यूचर में पैसा कमा सकते हो, या आप कुछ टाइम बाद पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक उबर वाला, गाड़ी वाला बंदा जो है, वो अगर अपनी गाड़ी खरीदेगा और उसको गाड़ी को चलाना स्टार्ट करेगा तो उसको इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट क्या मिलेगा? उसको इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट उसका प्राइस मिलेगी जो लोग उसको पे कर रहे होंगे टैक्सी के लिए या फेयर के लिए, कि भाई हमें मुझे फला फला जगह से यहाँ से वहाँ छोड़ दो, तो मैं आपको पर्टिकुलर 100-200 रुपये दो। वो 200 रुपये जो कमा रहा है वो क्या है उसके लिए? रेवेन्यू या सेल्स। मगर जो है उसका एसेट है वो गाड़ी है उसके लिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन उबर ड्राइवर the sales will be the fare paid by the customer or passenger, whereas the car that he is using to pick and drop the person is called an asset,
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जो वो इस्तेमाल कर रहा है वो एसेट कहलाएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास दो कैटेगरी आती है एसेट के अंदर। देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ एसेट्स। अच्छा, कौन कौन सी मेन कैटेगरीज होती हैं एसेट्स की? नंबर वन हमारे पास आती है नॉन करंट एसेट्स, और नंबर टू आती है करंट एसेट्स। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं करंट नॉन करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स की बात करते हैं कि दीज आर दोज एसेट्स which are used and utilized by the business within an accounting period और फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है ना अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है। बच्चे को लगता है कि एक साल के अंदर ही जो है ना अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है, ज़रूरी ही नहीं है। ठीक है, बिजनेस पे डिपेंड करता है। कभी क्या कुछ कंपनीज के अंदर तीन तीन महीने का भी होता है अकाउंटिंग पीरियड, किसी के अंदर जो है वो 6 महीने का होता है, किसी के अंदर 9 मंथ्स का होता है, किसी के लिए जो है ना वो 12 महीने के लिए होता है, या किसी के लिए ज़्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट 16 मंथ्स का हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, बाय लॉ के हिसाब से बता रहा हूँ। हेयर फाइनेंशियल, तो मैं लिख देता हूँ हेयर फाइनेंशियल पीरियड और अकाउंटिंग हेयर मीन्स नॉट जस्ट 1 year, it can be 9 months, 6 monthly, 3 monthly और 1 monthly एज वेल, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस। मतलब एक साल बाद भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दोगे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और सब चीज़ें। मगर करंट एसेट्स हमारे पास क्या होते हैं? ये वो एसेट्स होते हैं, दीज आर दोज एसेट्स which are used and utilized by the business within an accounting period and financial year। ठीक है, ये वो बिजनेस होते हैं जो हमारे पास एक विद इन अकाउंटिंग पीरियड और फाइनेंशियल ईयर के अंदर इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास आता है कि इन्वेंट्री हो गई, वो क्या होती है, वो एक साल के अंदर अंदर चेंज हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है। तो हम यहाँ देखते हैं भाई नॉन करंट एसेट हमारे पास क्या क्या है। नॉन करंट एसेट का मतलब ये है कि जो एक साल या अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल होता है, और वो जो हमारे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लिख सकते हैं मशीनरी, उसके बाद हम लिख सकते हैं मोटर व्हीकल जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं ऑफिस वाले। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गई लॉरीज। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इक्विपमेंट। ठीक है, उसके बाद प्लांट। ठीक है, उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर, उसके बाद कंप्यूटर। ये सब चीज़ें आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बिल्डिंग लिख सकते हो, लैंड लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अगर हम बात करें करंट एसेट्स के अंदर, तो करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं इस तरह करके। सबसे पहले हमारे पास आती है इन्वेंट्री। ठीक है, उसके इन्वेंट्री के बाद आता है हमारे पास करंट, सॉरी, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्री पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, अक्रूवल्स ऑफ इनकम, फिर आता है बैंक, और फिर आता है कैश। इन मेजरली इन सारी चीज़ों के अंदर जो है ना करंट एसेट जो है ना वो फॉल करते हैं और कंप्लीट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे अकाउंट रिसीवेबल के अंदर, वो इन्वेंट्री के अंदर, करंट एसेट के अंदर कि हमारे पास इन्वेंट्री क्या होती है। तो इन्वेंट्री देख लेते हैं। इन्वेंट्री आर द गुड्स बॉट विथ एन इंटेंशन ऑफ रीसेल। ये वो एसेट्स हैं या वो चीज़ें हैं जो हमारे पास इस नीयत से खरीदे जाते हैं कि उनको बेचना ज़रूरी है।
ठीक है। आप याद रखना, हम ये चीज़ें भी खरीद रहे होते हैं मगर इनको बेचने की नीयत से नहीं खरीदते, इनको इस्तेमाल खरीदने की नीयत से खरीदते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो इनको खरीदते हैं इसलिए ताकि हम इनको बेच सकें। इन्वेंट्री कोई भी चीज़ होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे शर्ट का बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव अ शर्ट बिजनेस, then the inventory for my business will be the shirts, ठीक है। Similarly, if I am using, yeah, I have a car business, then the cars will be the inventory for my business। याद रखना, जो चीज़ खरीद के बेच रहे हो या बना के बेच रहे हो, दोनों सूरतों में जो है ना, बॉट मैं लिख देता हूँ, बॉट और प्रोड्यूस दोनों सूरतों में वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इन्वेंट्री कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें आगे फॉर द कि किस तरीके से इन्वेंट्री इस्तेमाल होती है। अगर देखो यहाँ पर हम लोग कार, मैंने इसको कार को यहाँ पर लिखा हुआ है मोटर व्हीकल्स को, वो सूरत में लिखा हुआ है जो आम तौर पे बिजनेस के लिए मोटर व्हीकल जो होती है वो नॉन करंट एसेट होती है, मगर एक गाड़ी वाले बिजनेस के लिए टोयोटा है, टोयोटा के लिए जो है ना वो गाड़ी इन्वेंट्री कहलाएगी, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इसी वजह से वो इन्वेंट्रीज के अंदर आएगी। इन्वेंट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक्स, याद रखना, स्टॉक्स कहते हैं और गुड्स, ठीक है। अच्छा, अगर हम अकाउंट रिसीवेबल की बात करें, दीज आर दोज कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस हु हैव परचेस्ड समथिंग फ्रॉम द बिजनेस ऑन क्रेडिट, जिन्होंने बिजनेस से क्रेडिट पे चीज़ खरीदी होती है। अब ये दिस समथिंग कैन बी इन्वेंट्री और एनीथिंग अदर देन इन्वेंट्री। ये बात रखना, ये इन्वेंट्री भी हो सकती है या इन्वेंट्री के अलावा भी कुछ हो सकती है, ठीक है। दोस्त रिसीवेबल्स परटेनिंग, परटेनिंग मतलब जो उससे ताल्लुक़ रखते हैं, परटेनिंग टू द सेल ऑफ इन्वेंट्री आर कॉल्ड ट्रेड डेटर्स। ट्रेड डेप्टर्स, डेप्टर्स कहते हैं, डेप्टर्स पढ़ लो, डेटर्स पढ़ लो, बी साइलेंट है यहाँ पर, ठीक है। वेयर एस दोज रिसीवेबल्स which are pertaining to anything other than inventory sold on credit are called other debtors। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। मतलब कहने का मकसद है वो सारे रिसीवेबल जिन वो सारे कस्टमर जिनको हमने चीज़ें बेची होती हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड, वो हमारे पास वो होती हैं जो ट्रेड डेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। और जो सारे कस्टमर जिनको हमने चीज़ें इन्वेंट्री के अलावा जो भी बेचा होगा वो अदर डेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। ट्रेड का मतलब होता है जिसमें ट्रेडिंग कर रहे हो, हम इन्वेंट्री में ही ट्रेड करते हैं ना, क्योंकि इन्वेंट्री को ही बना के बेच रहे होते हैं या खरीद के बेच रहे होते हैं, वो ये लिखा हुआ, सही है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, हम बात करते हैं प्रीपेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। प्री पेमेंट मीन्स व्हेन वी हैव पेड आवर expenses in advance। This means that anything paid in advance by the company have create a right of ownership for the company on that amount until the services have been availed। देखो याद रखना कि जब भी हम कोई चीज़ एडवांस में पे कर देते हैं, ठीक है,
और हमने उसके लिए सर्विसेज अवेल नहीं करी होती, तो हम वो पैसे रिफंड करवा सकते हैं। तो जब तक वो पैसों के अगेंस्ट कोई सर्विस रिसीव नहीं हुई है हमें, तो हम जब तक उस वक्त तक जो है ना वो पैसे हम वापस हासिल कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो है ना वो हमारा असासा होते हैं, हमारा फ्यूचर बेनिफिट होता है। मिसाल के तौर पर बिजली का बिल 1 करोड़ रुपये आया, 1 लाख रुपये आया, ठीक है। अगले महीने का भी 1 लाख आया, तो मैंने क्या किया, अगले महीने 2 लाख रुपये पे कर दिए। अब 1 लाख रुपये ज़्यादा पे कर दिए, वो 1 लाख रुपये जो एक्स्ट्रा पे किए हैं और मैंने बिजली इस्तेमाल नहीं की, मैं उसको रिफंड करवा सकता हूँ वापस के इलेक्ट्रिसिटी। ये बात समझ में आती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास होता है एक्रूवल ऑफ इनकम। मीन्स दैट द कस्टमर हैव not paid the amount owed by them to the business. Hence, business has नहीं, इसको मैं लिख देता हूँ साइंस। Hence, business has already supplied the service or the goods to such customer. Hence, it have the right to use it have the right to collect that amount फ्रॉम द कस्टमर। देखो कस्टमर जो है, अगर इन शॉर्ट कोई भी चीज़ हमसे लेके जाता है या कोई भी चीज़ हम उससे वो हमें सर्विस हमने उसको सर्विस प्रोवाइड कर दी। मिसाल के तौर पर मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ा दिया, ठीक है, मैं उसने पैसे पे नहीं करे, तो अब वो कस्टमर, अब मुझे खुद बताओ कि वो उससे बच्चे से मैं पैसे नहीं लूँगा ना या नहीं लूँगा? लाजिम ज़्यादा लूँगा, क्योंकि मैंने बच्चे को पूरा लेक्चर प्रोवाइड कर दिया, मगर उसने फ़ीस पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। जब तक वो फ़ीस पेमेंट नहीं करेगा, जब तक वो मेरे पास एसेट के तौर पे लिखा हुआ आता रहेगा, करंट एसेट, क्योंकि मैंने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड या हासिल कर लिया और मेरा राइट है उससे पैसे कलेक्ट करना, क्योंकि मैंने उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं। हाँ, अगर मैं सर्विस प्रोवाइड नहीं करता तो फिर मैं पैसे कलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो बैंक का मतलब यहाँ पर सिंपल हो गया, बैंक इज़ द अमाउंट ऑफ मनी प्लेस्ड इन द बैंक इन द बिजनेस बैंक अकाउंट। जो जो पैसा जो बिजनेस बैंक अकाउंट में रखा होगा उसको हम बैंक के नाम से बोलते हैं, ठीक है। अगर जो जो पैसा हाथ में मौजूद होगा या कंपनी के अंदर, छोटा वर्ल्ड कंपनी के अंदर भी मौजूद होता है, वहाँ पर रखा होगा, तो वो भी कैश इन हैंड कहलाएगा, जिसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। कैश मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी प्लेस्ड इन द बिजनेस प्रेमिसेस और द बिजनेस ऑफिस। देखिए ये बात समझ में आती है। वो सारा पैसा जो बिजनेस के प्रेमिसेस या बिजनेस ऑफिस में रखा होगा वो क्या कहलाएगा, कैश इन हैंड। क्योंकि जैसे ही बताओ, आप हाथ में तो कड्डियाँ लेके नहीं घूम सकते। 1 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है, वो हाथ में काफ़ी सारे पैसे कहाँ रखेगा कैश इन हैंड, को ज़रूरत पड़ती है डेली में, डेली बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल कैश सामान खरीदने में, सामान बेचने में पैसे मिलते हैं हाथ के हाथ, तो वो फ़ौरन तो बैंक में जमा नहीं करवा सकता। कोई पेमेंट अगर बैंक की टाइमिंग के बाद अगर रिसीव हो रही है, तो बैंक बंद हो गया, तो आप हाथ में ही पैसे रखोगे, वॉलेट के अंदर सेव कर लोगे ऑफिस के अंदर। तो ये बात याद रखना। ये मैंने करवा दिया है टेक्निकली एसेट्स का पूरा कंप्लीट। इसमें एक चीज़ रह जाएगी, वो है कॉन्ट्रा एसेट, वो मैं करवाऊंगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। पार्ट 3 जो हमारा पास आएगा।